हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री। दोस्तों, केमिस्ट्री का वो 50 प्रश्न किरण बुक का आज सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। वो 50 प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, गोबर गैस का मुख्य घटक है। दोस्तों, गोबर गैस का मुख्य घटक है। वैसे तो गोबर गैस में बहुत सारे गैस पाया जाता है, उनमें से जो गैस पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में हमको वो बताना है। तो दोस्तों, गोबर गैस का जो मुख्य घटक है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो कौन है? मीथेन है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब मैं इन प्रश्नों को करता हूँ थोड़ा डिस्कशन। जब भी मैं डिस्कशन करता हूँ तो काफ़ी डिटेल से बताता हूँ, आप आराम से कॉपी पेन लेकर के बैठे। चलिए मीथेन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये आपको प्राकृतिक गैस बोले, क्या बोले? प्राकृतिक गैस बोले या गोबर गैस बोले या बायोगैस बोले, क्या बोले? बायोगैस बोले या सीएनजी बोले, क्या बोले? सीएनजी बोले या धान की खेती में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस, तो धान की खेती में, या कीचड़ वाला गैस बोले, क्या बोले? कीचड़ वाला गैस बोले, या आपको कीचड़ वाला गैस बोले, या गाय की जुआली में बोले। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो इन सब में सबसे ज़्यादा मीथेन पाया जाता है, यानी कि CH4 पाया जाता है, जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन सभी गैसों में प्रमुख जो है कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों, एक प्रश्न और भी आप याद रख लीजिए, सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन, सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन बोले तो भी आपको बताना है CH4 यानी मीथेन बताता है। इन प्रश्नों से हमको इतनी जानकारी मिलती है, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। और अगर पूछे कि बायोगैस का खोज किसने किया था, तो आपको बताना है CB देसाई। क्या बताना है? CB देसाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। एक AMU परमाणु द्रव्यमान इकाई समतुल्य है, यानी कि एक AMU बराबर आपसे पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होता है। दोस्तों, ए का मतलब हुआ एटोमेटिक, क्या हुआ? एटोमेटिक हुआ। और M का मतलब हुआ मास हुआ। यू का मतलब हो गया यूनिट हो गया। तो यानी हम कह सकते हैं ऑटोमेटिक मास यूनिट, यानी कि AMU जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो पूछेगा एक AMU बराबर कितना होता है, तो आपको बताना है कि 1.6735 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो आप ये बात याद रख लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर यहीं पे ग्राम के जगह पे केजी होता, क्या होता? केजी होता, तब आपका आंसर ये हो जाता है 1.6735 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर केजी होता तब, लेकिन यहाँ पे क्या है? ग्राम है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं जो हीरा का जो आकार होता है वो चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। इसलिए हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है? दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। वहीं अगर आपको बोले ग्रेफाइट कैसा पदार्थ है? सबसे मुलायम पदार्थ है, सबसे नरम पदार्थ है। आपने बचपन में देखा होगा, जब हम रेड पेंसिल को जब हम छीलते हैं, जब पतला हो जाता है तो बच्चा उनको क्या करता है? तोड़ देता है, तो वो टूट जाता है, थोड़ा सा दबाने पर वो टूट जाता है। इसलिए कि ग्रेफाइट क्या है? सबसे नरम है, सबसे मुलायम है, इसलिए वो टूट जाता है। चलिए अब मैं आपको कुछ प्रश्न बताता हूँ जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर आपसे पूछे हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, कितना होता है, तो आपको बताना है हीरा का अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। हीरा पूछेगा किसके कारण चमकता है, तो आपको बताना TIR के कारण चमकता है। किसके कारण चमकता है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिकी परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। अच्छा, जब वहीं अगर आपसे पूछे ग्रेफाइट के बारे में, किसके बारे में, तो ग्रेफाइट के बारे में आपको बताना है। ग्रेफाइट, एक तो बात तो आप यहाँ पर जान गए कि ये सबसे मुलायम पदार्थ है। पहला, ये कार्बन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है? तो ये कार्बन का अपर रूप है, आप ये बात याद रख लीजिएगा। और इसका उपयोग जो है दोस्तों किस में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक या विमंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक या विमंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग
ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये विद्युत का सुचालक है। क्या है? ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक है, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, इसका आकार पूछे तो आपको बताना षटफलकीय। क्या बताना है? षटफलकीय किसका आकार होता है? तो ग्रेफाइट का आकार होता है। इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यह एकमात्र अधातु है। अच्छा, ग्रेफाइट कैसा धातु है? यह एक अधातु है, धातु नहीं है, एक अधातु है, आप ये बात याद रख लीजिएगा। और इसको हम लोग काला शीशा कहते हैं, ब्लैक लेड। काला शीशा भी पूछेगा, हम लोग किसको कहते हैं? तो हम लोग इसी को कहते हैं, आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निर्जलीकरण में कौन सा वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है? दोस्तों, निर्जलीकरण में पूछ रहा है कि कौन सा वस्तुतः थोड़ा कम हो जाता है। दोस्तों, जब भी मैं आपको निर्जलीकरण के बारे में मैं बता रहा हूँ, निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का कमी। क्या होता है? जल का कमी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं, आप ये बात याद रख लीजिएगा। डिहाइड्रेशन जिसका अर्थ होता है जल का कमी। अच्छा, जल का कमी हो जाता है तो हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं। ये जल का कमी किसके कारण होता है? यहाँ पर यही पूछा है, निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाता है? इनमें से कौन कम हो जाता है? ये होता है सोडियम क्लोराइड का जब कमी हो जाता है हमारे शरीर में, तो क्या होता है? जल का कमी हो जाता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 को सही टिक करने वाले हैं, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि जब सोडियम क्लोराइड का कमी हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं? ORS का घोल पीते हैं। क्या पीते हैं? ORS का घोल पीते हैं। कब? जब हमारे शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है, अर्थात सोडियम क्लोराइड का कमी होगा तो हमारे शरीर में जल का कमी हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग ORS का घोल पीते हैं। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सबसे पहले जानिए कि इसका एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। पेन बराबर GTC, PEN बराबर GTC, यानी प्रोटॉन का खोज पूछे तो प्रोटॉन का खोज पूछे तो आपको बताना जी से गोल्डस्टीन। किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किसका किया था? प्रोटॉन का किया था। अच्छा, ई से इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का खोज पूछे किसने किया था? टी से याद रख लीजिएगा, थॉमसन, जे थॉमसन ने किया था। और एन बराबर सी हो गया तो न्यूट्रॉन को खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। तो चैडविक ने किसका खोज कर दिया? न्यूट्रॉन का कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट नंबर ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होने वाला है। अच्छा, रदरफोर्ड वही पूछेगा किसका खोज किया था? तो रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। किसका खोज किया था? नाभिक का खोज किया था। किसी भी कक्षा में क्या होता है? नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर दोस्तों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इसका चक्कर लगाता है कौन? लगाता है इलेक्ट्रॉन लगाते रहता है। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। इस प्रश्न से हमको इतनी जानकारी मिलती है। दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ पर जाकर के क्लिक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में किसे ब्लैक लेड कहते हैं? दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको ग्रेफाइट के बारे में पूर्ण जानकारी दिया। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पर ग्रेफाइट तो नहीं है, क्या है? कोल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोल ही हम लोग ग्रेफाइट को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये विद्युत का सुचालक है। अच्छा, ये कार्बन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है? ये कार्बन का अपर रूप है, आप ये भी बात याद रख लीजिए। अच्छा, इसका आकार पूछे कैसा होता है तो मैं बता दिया था, षटफलीय होता है। क्या होता है? फलकीय होता है। षटफलकीय होता है। किसका आकार? ग्रेफाइट का आकार होता है। इसको हम लोग ब्लैक लेड के नाम से हम लोग जानते हैं, काला शीशा के नाम से जानते हैं। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा ये, अच्छा इसके बारे में और मैं, ये कैसा होता है? ये एक मुलायम होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसका प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक या विमंदक के रूप में करते हैं। तो मैंने इन सब के बारे में आपको बताया था, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर है। दोस्तों, रॉकेट के ईंधन में पूछ रहा है कि हम लोग कौन सा रबर का प्रयोग करते हैं? कृत्रिम रबर। अच्छा, एक रबर होता है, एक होता है
प्राकृतिक रबर क्या होता है? प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर को हम लोग आइसोप्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोप्रीन कहते हैं। जबकि हम लोग कृत्रिम रबर को हम लोग क्या कहते हैं? नियोप्रीन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा, नियोप्रीन। नियोप्रीन को हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम रबर। वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, कृत्रिम रबर है कौन है? नियोप्रीन है। चलिए मैं रबर से मैं आपको और भी प्रश्न बताता हूँ। दोस्तों रबर में जब हम सल्फर को मिला दे, एस यानी सल्फर को मिला दे, तो हमको क्या मिलता है? तो इस घटना को हम लोग कहते हैं वल्कनीकरण। क्या कहते हैं? वल्कनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वल्कनीकरण कहलाता है। अच्छा, रॉकेट पूछेगा, रॉकेट किस नियम पे काम करता है? तो आपको बताना है कि थर्ड नियम पर, न्यूटन का थर्ड नियम पर कौन सा क्या काम करता है? तो रॉकेट काम करता है। वहीं अगर आपसे पूछे रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तब आपको बताना है कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर दोस्तों कौन काम करता है? तो रॉकेट काम करता है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण है? दोस्तों अंतराण्विक बल पूछ रहा है कि सबसे क्षीण का मतलब हुआ कि सबसे कम है। अच्छा, सबसे कम किसका है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, अंतराण्विक बल दोस्तों ठोस में जो होता है अंतराण्विक बल सबसे कम होता है, इसलिए वो अंतराण्विक स्थान सबसे कम होता है। किसमें? ठोस में, इसलिए अंतराण्विक बल यहाँ पर क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। दोस्तों हीलियम क्या है? एक गैस है। क्या है? ये गैस है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अम्ल है, इसलिए यह एक द्रव्य है। क्या है? द्रव है। H2O ये जल है, तो ये भी क्या है? द्रव्य है। NH3 अमोनिया है, तो अमोनिया क्या है? ये भी एक द्रव्य है। क्या है? एक द्रव्य है। मैंने आपको बताया था जिसमें अंतराण्विक स्थान कम होगा उसका अंतराण्विक बल क्या होगा? सबसे अधिक होगा। तो हीलियम में क्या है? हीलियम क्या है? एक गैस है। सबसे कम अंतराण्विक स्थान जो होता है किसमें होता है? ठोस में होता है। तो यहाँ ठोस तो ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, तो उसके बाद किसमें होता है? द्रव में होता है। सबसे ज़्यादा अंतराण्विक स्थान जो होता है वो गैस में होता है, इसलिए अंतराण्विक बल क्या होगा? सबसे कम होगा। तो यहाँ पर आप याद रख लीजिएगा, तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? हीलियम यहाँ पर बिल्कुल राइट होने वाला है। आप ये बात याद रख लीजिएगा, क्योंकि गैस जो है सबसे ज़्यादा फैलता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसलिए इसका अंतराण्विक बल क्या होगा? सबसे कम होगा। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? दोस्तों गैल्वेनीकरण के बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा डिस्कशन के साथ। गैल्वेनीकरण दोस्तों इसको हम लोग जस्तीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्तीकरण भी कहते हैं। अब गैल्वेनीकरण को जस्तीकरण हम लोग क्यों कहते हैं? दोस्तों इसलिए कहते हैं क्योंकि गैल्वेनीकरण यानी लोहे का गैल्वेनीकरण में क्या होता है? हम लोग जस्ता मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? लोहे के परत को जंग से बचाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? Zn जिंक का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम लोग जिंक को हम लोग क्या कहते हैं? जस्ता। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण को जस्तीकरण भी कहते हैं। अच्छा, इसी को हम लोग यशद लेपन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यशद लेपन भी कहते हैं। अच्छा, यशद लेपन हम लोग गैल्वेनीकरण को क्यों कहते हैं? क्योंकि जस्ता को हम लोग संस्कृत में कहते हैं यशद। क्या कहते हैं? यशद कहते हैं, इसलिए इसी को हम लोग यशद लेपन भी कहते हैं, या इसी को हम लोग गैल्वेनीकृत भी कहते हैं। ये तीनों नाम भैया किसका है? ये तीनों नाम जो है गैल्वेनीकरण का ही है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो ये तीनों नाम किसका है? गैल्वेनीकरण है। गैल्वेनीकरण में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग किस धातु का प्रयोग करते हैं? जस्ता का प्रयोग करते हैं। इसलिए ऑप्शन 2 क्या होगा यहाँ का? बिल्कुल राइट होने वाला है। दोस्तों जहाँ होता है जस्ता वहीं पाया जाता है सीसा। जहाँ होता है जस्ता वहाँ क्या पाया जाता है? सीसा। इसलिए जस्ता और सीसा को हम लोग कहते हैं खनिज का जुड़वां वहन। क्या कहते हैं? खनिज का जुड़वां वहन। धरती से हम जो चीज़ खोद के प्राप्त करते हैं वो क्या होता है? खनिज होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? दोस्तों सिक्का बनाने में पूछ रहा है कि किस धातु का उपयोग होता है। तो सिक्का बनाने में मैं आपको बताता हूँ काफ़ी डिस्कशन के साथ। आपने एक नाम सुना होगा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पूछेगा कि कितना वर्ग होता है? तो पीरियोडिक टेबल में 18 वर्ग होता है। कितना वर्ग होता है? 18 वर्ग होता है। इन 18 वर्ग में जो 11वां वर्ग है, कितना वर्ग है? 11वां वर्ग है। इस 11वां वर्ग को हम लोग कहते हैं सिक्का धातु। क्या कहा जाता है? सिक्का धातु कहते हैं दोस्तों। और मैं आपको बताता हूँ कि इन सिक्का धातु जो है, सिक्का धातु में कौन कौन आता है? तो सिक्का धातु में जो आता है, सिक्का
धातु। सिक्का धातु के अंदर जो आता है वो Au आता है और Ag आता है। क्या आता है? Ag आता है और Cu आता है। क्या आता है? Cu आता है। ऑप्शन में देखिए आपको कौन दिख रहा है? Ag तो दिख नहीं रहा है, दिख क्या रहा है? Cu दिख रहा है, यानी कॉपर दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? बिल्कुल राइट दिख रहा है। तो चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? धातु अधातु को पहचानने का नियम मैं आपको बताता हूँ। जिसके अंत में यम लगा रहेगा वो सब क्या होगा? धातु होगा। अच्छा, जिसके अंत में इन या जन लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा? इन या जन लगा रहेगा, वो सब क्या होगा? अधातु होगा। तो देखिए आयरन अन लगा है, तो जिसमें के अंत में मैंने बताया कि अभी यम लगा रहेगा, अम या यम लगा रहेगा, तो वो सब क्या होगा? तो वो सब जो है धातु होगा। और मैं आपको और भी मैं बात बताता हूँ। जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो क्या होगा? वो 1 2 3 जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 सॉरी जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा, वो सब धातु होगा। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। जिसका अंतिम कक्षा में क्या होगा? 2 8 6 होगा, वो भी क्या होगा? वो भी वो अधातु हो जाएगा। तो इसका उत्तर में क्या होने वाला है? तो सल्फर इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में पूछ रहा है कि कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है AMU में बिल्कुल ना के बराबर होता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा, कितना होता है? बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो आप ऑप्शन देखिए, इन ऑप्शन में आपको कौन ना के बराबर दिख रहा है? तो ये तो 1 हो गया, इसमें कुछ है, यहाँ पे देखिए 1 1 1, इसमें तो 1 1 हो गया। इस सबसे कम कौन हो गया? तो ना के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव निर्मित तत्व है। दोस्तों मानव निर्मित तत्व आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन मानव निर्मित तत्व है। तो मानव निर्मित तत्व जो है दोस्तों कौन है? तो प्लूटोनियम है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, थोरियम का अगर अयस्क पूछे कि थोरियम का अगर अयस्क पूछे तो आपको बताना है मोनोजाइट। क्या बताना है? मोनोजाइट। अगर आपसे पूछे कि ये मोनोजाइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो ये आरनी राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछे कि रेडियम का खोज किसने किया था, तो दोस्तों रेडियम का जो खोज किया था मैडम क्यूरी ने किया था। किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और मैं रेडियम से मैं थोड़ा और भी प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। इसको 2 बार मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और मैं आपको बताता हूँ यूरेनियम 235 से, यूरेनियम 235 से क्या प्रश्न निकलने वाला है। यूरेनियम 235, अच्छा इसका पूछेगा कि परमाणु द्रव्यमान हाँ इसका भार कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो द्रव्यमान संख्या इनका जो हो जाएगा 235 होता है। याद रखिएगा, अगर माथा पे रहेगा तो भारी है, तो भारी है तो द्रव्यमान है। आप ये द्रव्यमान संख्या बताता है। नीचा में जो इसका रहेगा वो एटॉमिक नंबर को बताता है। तो इसका जो कितना है इसका जो है 92 है। कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है? 92 है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और मैं आपको बताता हूँ, अगर इसमें पूछे कि न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा 235 में, और 92 को आप घटा दीजिए तो इसमें न्यूट्रॉन का संख्या जो होता है कितना होता है, यानी n बराबर कितना हो जाएगा? 143 होगा। घटाने पर कितना निकलेगा? 143 निकलेगा। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अगर यूरेनियम का अगर अयस्क पूछे, यूरेनियम का अगर अयस्क पूछे तो आपको बताना है पिच ब्लेड। क्या बताना है? पिच ब्लेड। अच्छा, यूरेनियम को हम लोग पीला केक कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला केक कहते हैं। आप ये बात भी याद रख लीजिएगा। कई बार एग्जाम में ये सब प्रश्न को पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ। चलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है। दोस्तों सर्वाधिक जो नाइट्रोजन होता है, 4 ऑप्शन देखिए और इसमें बताइए कि सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें है। तो सर्वाधिक नाइट्रोजन हम लोग जानते हैं किसमें है, यूरिया में होता है। कितना होता है? 46% होता है। कितना होता है? 46% होता है। चलिए मैं नाइट्रोजन से मैं और भी प्रश्न आपको बताता हूँ।
अगर आपसे पूछे कि बिजली चमकने पर सर्वाधिक कौन सा गैस निकलता है, तो बिजली चमकने पर सर्वाधिक गैस जो निकलता है वो नाइट्रोजन निकलता है। कौन निकलता है? नाइट्रोजन निकलता है। पूछेगा वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा गैस है, तो नाइट्रोजन ही है। कितना है? तो 78% है। कितना है? 78% है। अच्छा, पौधे में अगर पूछेगा कि नाइट्रोजन का कमी हो जाए, नाइट्रोजन का कमी हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, अगर पौधा में नाइट्रोजन का कमी हो जाएगा तो उसमें प्रोटीन नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? प्रोटीन नहीं बनेगा। और प्रोटीन का खोज किसने किया था? तो मुल्डर ने किया था। किसने किया था? मुल्डर ने किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए और भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यूरिया को सर्वप्रथम किसने बनाया था? सर्वप्रथम जो बनाया था कृत्रिम रूप से, किसने बनाया था? वोल्हर ने बनाया था। किसने बनाया था? वोल्हर ने बनाया था। यानी ऊर्जा का खोज किसने किया? वोल्हर ने किया। यह पहला कार्बनिक यौगिक है जिसको किसने बनाया था? वोल्हर ने बनाया था। दोस्तों, ये रहा आज का प्रश्न। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में भेज दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।